सो द कॉन्सेप्ट ऑफ गुड हैंड राइटिंग नीड्स, मतलब कि अच्छी लिखावट, जैसा कि हम आज आपको जो है डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर अंग्रेजी विषय के अंतर्गत जो है अच्छी लिखावट में किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, पेनमैनशिप के अंतर्गत अच्छी लिखावट में किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि इसके पिछले वीडियो में मैंने पेनमैनशिप, लिखावट, उसके कौशल, उसमें रिक्वायरमेंट्स, उसमें थॉट, उसके कॉन्सेप्ट, उसके इंस्ट्रूमेंट पर चर्चा किया है। तो इस प्रकार से आज हम इस वीडियो में जो है गुड हैंड राइटिंग की नीड्स जो है उस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो गुड हैंड राइटिंग नीड्स में जो पहली आवश्यकता होती है वो, डियर स्टूडेंट्स, द फर्स्ट नीड इन गुड हैंड राइटिंग इज गुड वोकैबुलरी, मतलब अच्छे शब्दावली की जानकारी होना चाहिए। मतलब अच्छी राइटिंग अगर आप लिखने जा रहे हो, जैसे किसी ने यदि आपको कह दिया कि मतलब कोई सेंटेंस आपको दे दिया, जैसे उसने कह दिया कि जो क्या कहते हैं, कुत्ता एक वफादार जानवर है, यू डोंट नो द स्पेलिंग ऑफ डॉग, फेथफुल, एनिमल, सो यू कैन नॉट राइट, यू कैन नॉट मेंशन a good handwriting. Why? If you are unknown about the any spelling of any word, so you cannot express it, you cannot give a good handwriting. So the first need is of good vocabulary, मतलब कि गुड हैंडराइटिंग, अच्छी लिखावट लिखने के लिए, अच्छे लिखावट अगर आप अच्छी लिखावट लिखना चाहते हैं, अच्छी हैंडराइटिंग आप लिखना चाहते हैं, तो उसमें जो पहली आवश्यकता होती है वो क्या होती है, गुड वोकैबुलरी, मतलब अच्छे शब्दावली की आवश्यकता होती है आपको, या अच्छे शब्दों की आवश्यकता, अच्छे शब्दों की आवश्यकता होती है। अच्छे शब्दों के माध्यम से ही अच्छे वाक्यों का निर्माण, अच्छी राइटिंग का निर्माण हो सकता है। द सेकेंड कॉन्सेप्ट, करेक्ट ग्रामर, यू नो, आई मीन टू से दैट, जैसे मैंने कहा ना, कुत्ता एक वफादार जानवर है, कुत्ता एक वफादार जानवर है। इट इज ए सेंटेंस, यू हैव टू ट्रांसलेट इट इन इंग्लिश वर्ड, इंग्लिश लैंग्वेज, सो यू डोंट नो, इफ यू नो द डॉग इज, यू कैन मेंशन इजिली द डॉग इज ए फेथफुल, द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल। आपने लिख दिया कि कुत्ता एक वफादार जानवर है। एंड यू नो अबाउट द स्पेस ऑफ ऑल वर्ड्स which are connected in the sentences. So the second concept of good handwriting, needs of good handwriting, correct grammar. You know, you don't know subject, verb and object. It is a rule of correct grammar. यदि आप व्याकरण के नियम को जानते हैं तभी आप अच्छी राइटिंग या अच्छे ढंग की राइटिंग को लिख सकते हैं और उस सेंटेंस को सुचारू रूप दे सकते हैं। और यदि आप स्पेलिंग नहीं जानते हैं, ग्रामर नहीं जानते हैं, तो आप अच्छी हैंड राइटिंग नहीं लिख सकते हैं। करेक्ट स्पेलिंग, सपोज दैट इट इज फेथफुल, इट इज रिटेन फेथफुल, FAITHFUL, it is a correct spelling. If you don't know, you will write faithful, FATH, it is incorrect. So it is very necessary to know the correct spelling of the words, which words are being used in the sentence. मतलब वाक्यों में जिन शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है उसकी स्पेलिंग और उस स्पेलिंग वाले जो वर्ड हैं उनका जो प्लेस है, उनका जो स्थान है, उनकी जो रिक्वायरमेंट है, उसको भी आपको जानना पड़ेगा और उसको जानने के लिए आपको व्याकरण के नियम को जानना पड़ेगा और अच्छे शब्दों को जानना पड़ेगा, अच्छे शब्दों के साथ उसकी स्पेलिंग को भी जानना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आपको गुड हैंडराइटिंग नीड्स में गुड वोकैबुलरी, करेक्ट ग्रामर एंड करेक्ट स्पेलिंग की आवश्यकता होती है। इसके माध्यम से ही आप इन सब चीज़ों को सही ढंग से सही स्थान पर लिख पाएंगे। अब हम उसी के संदर्भ में आई वांट टू डिस्कस अबाउट द कैरेक्टर, मतलब उसके जो गुण होते हैं
किन किन चीज़ों की उसमें आवश्यकता होती है, उसमें जो कैरेक्टर होते हैं, उसके जो पात्र होते हैं, उसमें जो इशूज होते हैं, उस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं कि किन किन इशूज के माध्यम से अच्छी राइटिंग लिखी जा सकती है, इनके कॉन्सेप्ट क्या होने चाहिए। आइए हम इस पर चर्चा करते हैं। तो हमने जो है कैरेक्टर ऑफ गुड हैंड राइटिंग की बात की है, और कैरेक्टर ऑफ गुड हैंड राइटिंग में जो 8 बिंदु हैं, उन बिंदु को मैं जो है आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूँ। उन बिंदुओं का क्या महत्व है, उन बिंदुओं से कैसे अच्छी राइटिंग बनती है, इस पर हम चर्चा करते हैं। तो कैरेक्टर्स ऑफ गुड हैंड राइटिंग के अंतर्गत आता है देयर आर मेनी कॉन्सेप्ट ऑफ गुड हैंड राइटिंग। मतलब अच्छी लिखावट लिखने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट हैं, कुछ विचार हैं, उसको जानना बहुत ज़रूरी है। उन विचारों को आप जानेंगे तभी आप लिख पाएंगे। यदि उनको आप नहीं, उनसे आप दूर हो जाएंगे, उनको अनसुना कर देंगे, उनको अछूता करेंगे, तो आप अच्छी हैंड राइटिंग नहीं लिख सकते हैं। तो आइए उसके अंदर पहला जो है वो क्या है, लेजिबिलिटी, सुपाठ्यता। पहला जो क्रम है वो क्या है, लेजिबिलिटी। दूसरा है सिंप्लिसिटी, सरलता। चौथा है डिस्टिंक्टिवनेस, डिस्टिंक्टिवनेस मतलब इसमें विशिष्टता, इसका अर्थ होता है विशिष्टता। डिस्टिंक्टिवनेस मतलब डिस्टिंक्टिवनेस मीन्स होता है विशिष्टता। और चौथा पॉइंट है यूनिफॉर्मिटी, एक रूपता। और पांचवा पॉइंट है क्षिप्रता, स्पीड, अंतरण, स्पेसिंग, एडजस्टमेंट बिटवीन राइटिंग एंड थिंकिंग, सामंजस्य, शब्दों का अच्छा सामंजस्य सही होना चाहिए। और 8वें पॉइंट पर है सुंदरता। इस प्रकार से इतने बिंदुओं पर आपको चर्चा करना है, इतने बिंदुओं को आपको जानना है। दीज पॉइंट्स आर वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर गिविंग गुड हैंड राइटिंग, मतलब कि अच्छे लिखावट को लिखना, अच्छे लिखावट को एक्सप्रेस करने के लिए इनकी आवश्यकता होती है। हम एक एक बिंदुओं पर जो है बारी बारी से क्रम वाइज चर्चा करते हैं। आप देखिए, जो पहला है वो लिजिबिलिटी है, उसको कहते हैं सुपाठ्यता, सरल एवं सुपाठ्य हो। मतलब ऐसी राइटिंग आप लिखिए जो कैसी हो, सरल और सुपाठ्य हो। तो आप राइटिंग के थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पर आइए देखिए। जैसे कहा जाए कि राम एक ईमानदार लड़का है, ठीक है। अब आपने इसको लिखा, हिंदी में लिखा गया राम एक ईमानदार लड़का है। मतलब अब आप इसको ट्रांसलेट करना है, अंग्रेजी में आपको लिखना है इसको। तो आप अब लिखिए, 2 तरीके हैं लिखने के। देखिए, राम इज एन ऑनेस्ट बॉय। दूसरा तरीका है, देखिए मैं लिख रहा हूं, एन इज एन ऑनेस्ट बॉय। अब देखिए हम और इसमें लिखते हैं, एन ऑनेस्ट बॉय। देखिए मैंने इस प्रकार से लिख दिया। अब देखिए और लिखता हूं कैसे लिखा जाएगा, राम इज एन ऑनेस्ट बॉय। देखिए मैंने यहाँ पर कई तरीकों से लिखा है। अब इन वाक्यों को आप देख करके समझ सकते हैं। और एक और तरीका है, मैं इधर और लिख दे रहा हूँ, आप देख लीजिए, राम इज एन ऑनेस्ट
बॉय। अब इसमें जो है क्या कहते हैं लिखावट के बड़े अक्षर और क्या कहते हैं उसको, मतलब इसमें मैंने तीसरा और चौथा जो है जो कॉन्सेप्ट है, तीसरा और चौथा जो लिखावट का जो टाइप्स है उसका मैंने प्रयोग किया है। अब देखिए इसका जो तात्पर्य होता है सरल एवं सुपाठ्य हो, मतलब द सेंटेंस विच हैज बीन रिटेन बाय द giving translation of the sentence, so the letters and the substitute sentence should be very legible, मतलब the legibility has been should be connected into the sentence, मतलब कि जो सुपाठ्यता है, जैसे अगर आप इसको लिख दिए हैं या इसको लिख दिए हैं तो जो लर्नर्स है अब वो सारे लेटर्स को आपने इसमें डाला तो है, लेकिन जो सुपाठ्य होना चाहिए, जो सरल होना चाहिए, सरलता को आप इसमें से जो है गायब कर दिए हैं। और अब देखिए जैसे यहाँ पर आपने राम लिखा है, अब राम को लिखना चाहिए ऐसे, देखिए राम को ऐसे लिखना चाहिए, लेकिन आपने उसको कैसा किया है, ऐसा मिला दिया है कि उसकी जो सुपाठ्य पद्धति है वो यहाँ पर डिसअपीयर हो गई है, सुपाठ्य स्थिति जो है वो समाप्त हो गई है। इसके बारे में एक बातें और कही गई है, बेली महोदय ने लिखा है, इलिजिबल हैंड राइटिंग इन ए यंग मैन और वोमन इज साइन ऑफ अनटाइडी एंड केयरलेस माइंड, मतलब कि लापरवाह भरे लहजे में, लापरवाही वाले दृष्टिकोण से लिखे गए, मतलब इलिजिबल, जो सरल न हो, जो सुपाठ्य न हो, इस प्रकार की जो राइटिंग होती है वो किसी यंग मैन और वोमन द्वारा लिखी गई है तो वो जो है एक लापरवाही का संकेत मानी जाती है, मतलब कि जिसमें ये क्या कहते हैं सरलता न हो, सुपाठ्यता न हो, ऐसी राइटिंग जो है एक लापरवाही का संकेत मानी जाती है। उसमें ये माना जाएगा कि आप सारी चीज़ें जो जानते हैं वो किसी भी मतलब कि जो पेनमैनशिप मतलब लिखावट जो कौशल है, जो लिखावट लिखने की जो कला है, उसको आपने अपने पाठ्यक्रमानुसार, अपने कोर्स के अनुसार मतलब आपने उसको नहीं सीखा है। सो द लेटर्स, सो द सेंटेंस साइज एंड शेप ऑफ द लेटर शुड बी अंडर limited area, limited criteria where it needs and where it has become, मतलब वो जहाँ पर होने चाहिए, कितने ऊपर कितने नीचे होने चाहिए, ऐसे लेटर्स का आपको उसके मतलब एरिया के अंतर्गत ही प्रयोग करना चाहिए ताकि उस सेंटेंस को सरलता एवं सुपाठ्यता के साथ सरल हो और वो सुपाठ्य हो, अच्छे ढंग से पढ़ा जा सके। तो इस प्रकार से जो पहला पॉइंट था वो लेजिबिलिटी का, सुपाठ्यता का, वो इसका ये तात्पर्य होता है। तो प्रत्येक स्टूडेंट को, प्रत्येक लर्नर्स को चाहिए कि वो उन्हीं लेटर्स का प्रयोग करे जिन लेटर की जितने ऊंचाई, जितनी लंबाई और जितनी चौड़ाई में उसकी आवश्यकता हो, उसको ऊपर नीचे उसके जो स्पेस हैं, जैसा कि इसमें बताया गया, अभी इसमें आ रहा है अंतरण की बात करेंगे, क्षिप्रता की बात करेंगे, उतने में ही होना चाहिए ताकि वो आसानी से पढ़ा जा सके। इस प्रकार से हम दूसरे बिंदु पर चर्चा करते हैं जिसका नाम है सिंप्लिसिटी, सरलता, मतलब कि जो राइटिंग है वो सरल होना चाहिए। सरल होने का मतलब आप थोड़ा सा देख लीजिए, जैसे A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। तो अब देखिए ये आपके अक्षर हो गए, ये 26 इनकी संख्या है। अब जैसे जो सेंटेंस है, जो राइटिंग आप लिखने जा रहे हैं, उसके जो शब्द आए हों, मतलब उसमें जो सिंप्लिसिटी की बात करते हैं वो अत्यधिक स्पर्श मुक्त हों। जैसे अभी जो सरलता की बात करते हैं, जैसे मैं लिखूं कि मोहन, यहाँ लिख रहा हूँ, देखिए
मोहन इज ए गुड बॉय। यहाँ एक सेंटेंस लिखा है कि मोहन एक ईमानदार, एक अच्छा लड़का है। अब स्पर्श मुक्त का मतलब होता है कि जैसे आप यहाँ मैंने गुड लिखा और ऐसे लिख दिया है। देखिए गुड लिखने के ये भी तरीके हैं, गुड लिखने के ये भी तरीके हैं। अच्छा, अब जैसे मोहन है, मोहन ऐसे भी लिखा जा सकता है। देखिए मोहन ऐसे भी लिखा जा सकता है, मोहन ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब यहाँ यन जो है मैंने मिला दिया। देखिए थोड़ा सा, मतलब ये कहा जा रहा है कि अत्यधिक स्पर्श मुक्त हों। जो राइटिंग आप लिख रहे हैं उस राइटिंग में जो टचबिलिटी है, जो स्पर्शता है, उसको जो है थोड़ा सा इस कंडीशन में होना चाहिए कि वो ज़्यादा अगर शब्द स्पर्श रहेंगे ज़्यादा, जैसे यहाँ गुड लिखा है तो इसको पढ़ने में समझने में जो है कॉम्प्लिकेशन परेशानी हो सकती है। तो इसलिए गुड हैंड राइटिंग का मतलब होता है कि ऐसी राइटिंग लिखी गई हो जो अच्छे अक्षरों के साथ, अच्छे शब्दों के साथ, अच्छे स्पेस के साथ उनको मेंशन किया जाता हो। मतलब अच्छे शब्दों के साथ रहेगा। जैसे अब देखिए यहाँ गुड लिखा है, गुड 3 प्रकार से मैंने लिखा है। अब ये देखो मोहन भी मैंने 3 प्रकार से लिख दिया है। अब यहाँ अंतिम वाले मोहन में ए और एन को जो है थोड़ा सा स्पर्श युक्त कर दिया गया है। दोनों एक दूसरे को छू रहे हैं, जो नियम है उससे नहीं छू रहे हैं बल्कि बिना नियम के छू रहे हैं। तो जब बिना नियम के छुएंगे तो इस प्रकार से अगर बिना नियम के अक्षरों का प्रयोग आप करेंगे, उसकी मतलब समय सीमा से बाहर प्रयोग करेंगे, उसके दायरे से ऊपर प्रयोग करेंगे तो उस वाक्य में सरलता नहीं होगी। तो इसलिए कैरेक्टर ऑफ गुड हैंड राइटिंग में शब्दों की सरलता होनी चाहिए, उसमें अत्यधिक स्पर्श वाले अक्षरों को न लिखा जाए। अत्यधिक स्पर्श वाले अक्षर बिना एरिया के मतलब लिमिट के बाहर न लिखे जाएं। वो लिमिट के अंदर जैसे उनकी जो प्रकृति होती है उसके अंतर्गत ही लिखना चाहिए। अब हम उसको थोड़ा सा आपको दिखाते हैं कैसे। देखिए जो लिखने के तरीके हैं उसको मैं बता रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। जैसे देखिए शुरू में जो है स्टूडेंट को जो है 4 लाइन वाली कॉपी पर लिखने के लिए बताया जाता है। तो अब देखिए मैं 4 लाइन की कॉपी बना करके जो है लेटर को लिखने जा रहा हूँ। ये देखिए अब मुझे लिखना है मोहन। देखिए मोहन मैंने लिख दिया। अब इसको मिलावट में जब मैं लिखूंगा तो ऐसे लिखा जाएगा, ऐसे। और कैपिटल में लिखूंगा तो ऐसे लिखा जाएगा। ये तरीके हैं लिखने के। तो अब देखिए जो मैंने यहाँ पर मोहन लिखा है, इसके स्पेस, जो इसमें स्पेस होनी चाहिए वो पूर्ण रूप से हैं। और मैंने यहाँ पर तीसरे अक्षर प्लस चौथे अक्षर का मैंने प्रयोग किया है। इसलिए अब जैसे यहाँ पर जो मोहन लिखा है मैं चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ मोहन। देखिए अब इसके स्पेस और इसके स्पेस में अंतर है। यहाँ मैंने थोड़ा सा स्पेस बनाया है, यहाँ पर स्पेस नहीं बन पाया है। यहाँ पर पूरा मैंने कैपिटल लेटर का प्रयोग किया है, जबकि मैंने आपको क्या कहते हैं इंट्रोड्यूसिंग अल्फ़ाबेट में मैंने ये बताया है कि जो पहला और दूसरा जो अक्षर होता है वो, ये पहला होता है ये लिखने का कैपिटल अक्षर होता है, पहला लिखने का कैपिटल अक्षर नहीं, छापने का कैपिटल अक्षर, ये छापने का कैपिटल अक्षर होता है और ये जो है छापने का स्मॉल लेटर होता है। तो इस प्रकार से जो लिखावट वाले अक्षर होते हैं आपको उन्हीं का प्रयोग करना चाहिए। और उनको जब आप प्रयोग करेंगे तो उसमें स्पर्श जो अक्षर होंगे वो स्पर्श युक्त होंगे, मतलब
स्पर्श युक्त होंगे लेकिन अत्यधिक स्पर्श मुक्त नहीं होंगे। मतलब अत्यधिक स्पर्श मुक्त होना चाहिए, मतलब कि ज़्यादा अगर इसको हम सटा करके लिखेंगे, जैसे देखिए मैं मोहन यहाँ फिर लिख रहा हूँ, देखिए अब यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो मोहन का वो गलत है। तो इस प्रकार से ये जो है इसमें एक सरल एवं अत्यधिक स्पर्श मुक्त अक्षर है, इसमें ज़्यादा टचबिलिटी नहीं है और ये शुद्ध रूप से लिखा गया है। तो इस प्रकार से आपने दूसरा जो कॉन्सेप्ट है, दूसरा जो कैरेक्टर है, पहला तो ये था और दूसरा कैरेक्टर है सिंप्लिसिटी। अब हम आते हैं डिस्टिंक्टिवनेस, मतलब विशिष्टता पर चर्चा करते हैं कि विशिष्टता क्या है। अब उसको देखिए विशिष्टता क्या मतलब होता है। अब देखिए मैं जो है डिस्टिंक्टिवनेस की बात करते हैं। अब ये ऐसा कि ये दोनों हो गया। अब हम यहाँ पर तीसरा जो है वो है डिस्टिंक्टिवनेस। अच्छा, अब ये विशिष्टता क्या है इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। अब हम विशिष्टता की चर्चा करते हुए आपको ये बताना चाहेंगे कि विशिष्ट चीज़ें क्या होती हैं इसमें। जैसे जो अक्षर है उसका जो स्थान है, जैसे मैंने अभी आपको चार पंक्तियां खींच करके मैंने उसको बताया। दोनों चीज़ों को मैं समझा रहा हूँ, आप ध्यान दीजिए। विशिष्टता का मतलब होता है कि ये जो बड़ा वाला अक्षर है, अब ये कैपिटल है, जैसे आपको लिखना है एप्पल, आप ध्यान दीजिएगा। एप्पल मैंने लिख दिया। अब विशिष्टता का मतलब होता है कि जैसे जो ये है इसकी क्राइटेरिया 1, 2 और 3 लाइन को स्पर्श कर रही है। अब आपने क्या किया, उसको इतना बड़ा लिख दिया, जो उसकी मतलब एरिया है उसको, उस एरिया को आपने क्या कहते हैं, अब जैसे आपको एफ लिखना था तो आपने क्या किया, ऐसे एफ लिख दिया, और होना कैसे चाहिए, ऐसे होना चाहिए। तो इस प्रकार से उसमें जो मतलब जो आप राइटिंग लिखने जा रहे हो, जैसे आप यहाँ पर अम्ब्रेला लिखने जा रहे हो, सपोज दैट यह जो है एक छाता है, यहाँ एक सेंटेंस है कि यह एक छाता है। अब आपको लिखना है कि दिस इज एन अम्ब्रेला। अब इसमें विशिष्टता की बात जो आ रही है कि विशिष्ट जो अक्षर हों वो विशिष्ट होने का मतलब ये है कि अब देखिए यहाँ पर आपने जो अम्ब्रेला की स्पेलिंग लिखी है इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब यहाँ पर जो अक्षरों की विशिष्टता है वो समाप्त हो गई है, जो अक्षरों की विशिष्टता है वो समाप्त हो गई है। अब अक्षरों की विशिष्टता का मतलब ये है, जैसे एम यहाँ पर कैपिटल लिख दिया गया, बी कैपिटल लिख दिया गया, आर दूसरे प्रकार का, ई और इसके बाद एल ए। अब जबकि होना कैसे चाहिए, ऐसे होना चाहिए। ये इस शब्द में जो है उस मतलब जो यह शब्द जो है इसमें अक्षरों की विशिष्टता कायम है, इसमें अक्षरों की विशिष्टता कायम नहीं है। इसी प्रकार से अब हम आगे जो है जो चौथा बिंदु है वो है यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी का मतलब होता है एक रूपता। अब एक रूपता का मतलब ये हुआ कि जैसे आपने एक जगह किसी अक्षर को, जैसे आपने एक जगह यहाँ ए को बहुत बड़ा लिख दिया और दूसरी जगह ए को दूसरी लाइन लिख दिया, तीसरी जगह ए को 2 ही लाइन में लिख दिया। अब यहाँ पर जो एक रूपता है, अक्षरों की जो एक रूपता है वो नहीं रह गई है। तो इस प्रकार से हैंडराइटिंग के जो कैरेक्टर होते हैं उसका जो चौथा कैरेक्टर है उसमें जो बताया गया है कि उसके अंदर एक रूपता होनी चाहिए। एक रूपता का तात्पर्य यही होता है कि अक्षरों का जो प्रयोग है वो भिन्न भिन्न स्थान हो, चाहे एक ही स्थान हो, उसके जो स्पेस, उसके जो साइज होते हैं, जो प्रयोग के समय एक जगह लिखे गए हों उसी को दूसरी जगह भी उसी सेफ साइज में लिखना चाहिए यदि वो वाक्य प्रारंभ न हो रहा हो। जैसे यदि वाक्य
प्रारंभ हो रहा है तो जैसा कि आप जानते हैं कि नियम है कि उसके पहला जो अक्षर होगा कैपिटल होगा। और यदि आप उस अक्षर को मतलब सेंटेंस में जो आए हुए अक्षर हैं उसको आपने तोड़ मड़ोड़ करके अपने मन से उसका प्रयोग किया है तो वो अच्छी राइटिंग नहीं होगी और वो अच्छी राइटिंग के अंतर्गत भी नहीं होगी और वो अच्छे ढंग से कंसीडर भी नहीं कर पाएगा स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार से विशिष्टता का मतलब होता है अक्षरों का उतना ही तवज्जो देना चाहिए जितनी उसकी साइज है, जितना उसको लिमिटेशन है, जितनी उसकी आकार है, जितनी उसकी एरिया है। ये तो विशिष्टता हो गई, मतलब अक्षरों को तोड़ना मरोड़ना नहीं चाहिए। कहीं पर दूसरे प्रकार से लिख दीजिए, कहीं पर दूसरे प्रकार से लिख दीजिए तो उसकी भिन्नता होती है। जैसे आप कोई वाक्य लिख रहे हैं तो उस वाक्य में एक जगह बी ऐसे लिखा है, दूसरी जगह बी आपने ऐसे लिख दिया है, एक जगह सी ऐसे लिखा है, एक जगह सी ऐसे लिख दिया है। जैसे कैट लिखना है तो ऐसे लिखना है, अब आपने क्या किया, ऐसे कैट लिख दिया। ये भी तो कैट पढ़ा जाएगा, लेकिन अक्षर की जो विशिष्टता है वो समाप्त हो जा रही है। तो इस प्रकार से एक रूपता का मतलब आप समझते हैं कि अक्षरों का एक रूप में होना चाहिए, बीच में कोई कैपिटल हो कोई स्मॉल हो ऐसा अक्षर नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से कैरेक्टर ऑफ गुड हैंड राइटिंग के अंतर्गत डिस्टिंक्टिवनेस के अंतर्गत, विशिष्टता के अंतर्गत, यूनिफॉर्मिटी के अंतर्गत ये सब चीज़ें होना चाहिए, जिससे जो है अच्छे हैंड राइटिंग को जो है मतलब उसको जो है तवज्जो दिया जा सके और अच्छे हैंड राइटिंग जो है लिखी जा सके। मतलब ये बिंदुएं, ये जो कॉन्सेप्ट है उसके कैरेक्टर्स हैं ये उसमें होने चाहिए। अब जो पांचवा बिंदु है वो है स्पीड। अब हम स्पीड की बात करते हैं तो स्पीड का मतलब ये होता है कि जो अक्षर की चाल होती है लिखने की, जैसे मान लीजिए टीचर जो है, शिक्षक जो है क्लास में कुछ बोल रहा है, जैसे कह रहा है कि श्याम इज ए टीचर, ही टीचेज इन प्राइमरी स्कूल, मतलब पीएस लिख देते हैं, प्राइमरी स्कूल। अब यहाँ पर जो स्पीड की बात कही जा रही है, जैसे अगर आप उसको मतलब कि अक्षरों को लिखते समय उसके मतलब जो उसकी जो स्पीड है उसको कम बेसी करेंगे तो जैसे ये श्याम में वाई आपने लिखा है तो कभी कभी छोटा बड़ा आप लिख देंगे। तो इसलिए जो उसकी जैसे वाई का जो शेप है, देखिए मैं जो वाई लिख रहा हूँ आप देखिए ध्यान से, ये वाई मैंने लिखा है, इसकी सभी जो 5 बार जो वाई 6 बार लिखा गया है इसकी स्पीड एक समान है। देखिए ये स्पीड हो गई। तो इस प्रकार से अक्षरों की जो स्पीड का मतलब उसका उतार चढ़ाव सही होना चाहिए। अब इसके बाद आता है अंतरण। अंतरण में जैसे है कि राम, देखिए अभी वही वाक्य देते हैं, राम इज ए गुड बॉय। अब देखिए राम इज ए गुड बॉय। देखिए अब यहां पर हमने इतना बड़ा स्पेस कर दिया। अंतरण देखिए, अब यहाँ अंतरण क्या है, अब राम मैंने लिखने के बाद यहाँ मैंने राम लिखा, इसके बाद यहाँ ए इज, फिर यहीं ए डबल ए टी, ऐसे। ये भी तो सारी चीज़ें सारा प्रोनाउंसिएशन वैसे ही हो रहा है, लेकिन जो अक्षरों का स्पेस है वो आगे मतलब दूर दराज हो गया है। एडजस्टमेंट एंड बिटवीन राइटिंग एंड थिंकिंग, मतलब इन दोनों के बीच थिंकिंग मतलब होता है मतलब कि राइटिंग एंड थिंकिंग, इनके अंदर का जो सामंजस्य है, अक्षरों के बीच का जो सामंजस्य है वो सही होना चाहिए। जैसे आप राम ऐसे लिखते हो तो आराम ऐसे लिखो, ऐसे न लिखो, ये सामंजस्य गड़बड़ हो गया। यहाँ पर अगर दूर दूर लिखोगे तो एडजस्टमेंट उसका गड़बड़ाएगा। तो इस प्रकार से एडजस्टमेंट का मतलब आप समझते हैं, किसी भी शब्दों को देने के पहले, किसी भी शब्दों को लिखने के पहले उसके सामंजस्य को ध्यान में रखना चाहिए कि वो अक्षर कौन कितना दूर होगा। अगर वो दूर लिखोगे उसका अर्थ नहीं समझ में आएगा, उसकी थिंकिंग जो है बेकार हो जाएगी और उसका वो जो है बहुत अच्छी हैंड राइटिंग के अंतर्गत नहीं आएगा। इसी के क्रम में जो लास्ट वाला क्रम है ब्यूटी, उसके अंदर सुंदरता होनी चाहिए। जो अक्षर लिखे जाते हैं, जो राइटिंग लिखे जाती है उसमें कलर नहीं डाले जाते हैं। सुंदरता का मतलब होता है कि जैसे पहला, दूसरा,
तीसरा और चौथा, मतलब ये तीसरे और चौथे प्रकार के जो अक्षर होते हैं उसी को मिला करके राइटिंग लिखना चाहिए, जिससे जो है सुंदर होगा। और जिस उसका खिंचाव किधर होना चाहिए, उसका कर्सिवनेशन किधर होना चाहिए, उसका कर्सिव पॉइंट किधर होना चाहिए, इन सब चीज़ों पर विचार करना चाहिए। इन सब चीज़ों के अंतर्गत ही जो इसके कैरेक्टर हैं, कैरेक्टर में जो 8वां है, जो 7वां है, जो 6वां है, जो 5वां है, इन सब के माध्यम से ही, इन कैरेक्टर्स के माध्यम से ही, इन कैरेक्टर के आवश्यक मतलब जो आवश्यक तत्व हैं उनके माध्यम से ही आप अच्छी हैंड राइटिंग लिख सकते हैं। इस प्रकार से मैंने आपको पेनमैनशिप में जो है और उसके नीड्स और पेनमैनशिप में मतलब लिखावट के अंतर्गत मैंने उसके कैरेक्टर्स को और उसकी नीड्स को मैंने आज डिस्कस किया। और अब हम इसके बाद अगले बिंदु पर जो है, अगले वीडियो में हम आपको जो है इसमें आने वाले मतलब जो और विचार हैं उसको हम जो है वर्णन करेंगे। और तब तक के लिए जो है क्या कहते हैं, आज ये हमारा जो वीडियो है मतलब हमारा जो ये क्लास है वो समाप्त होता है। हम अगले मतलब वीडियो में जो है नेक्स्ट पॉइंट पर चर्चा करेंगे। और तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।